गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सहकारिता का महत्व के बारे में बताऊंगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन, कि सहकारिता का क्या महत्व है विभिन्न क्षेत्रों में। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपनी इच्छा से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए और उनमें वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते एवं संगठित होते हैं। तो सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध और अन्य न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित होता है और निजी व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाले सामाजिक व आर्थिक आंदोलन होता है। इसका उद्देश्य सेवा है, ना कि लाभ। तो यह पूंजीवादी की तरह जो है वो अचेतनापूर्ण नहीं होता, मतलब स्वचालित नहीं होता, और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है। तो ये बीच का मार्ग होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि पूंजी जो है सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग होता है। तो सहकारिता जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो सहकारिता का जो महत्व है हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास, सहकारिता क्योंकि ये व्यक्तियों के द्वारा, जो निर्बल व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा, जो कमजोर व्यक्ति और निर्बल व्यक्ति मिलकर एक अपना संगठन बना लेते हैं अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जब उदाहरण के लिए जब किसान स्वयं जो कृषि के लिए जो रोजगार औजार और उपकरण चाहिए उनको नहीं खरीद पाता, टूल्स वगैरह, तो किसान मिलकर एक संगठन बना लेते हैं जो कि उनको कृषि आदान जो चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसकी पूर्ति करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं जिसमें। तो सहकारिता मानव जीवन के किसी सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये उसके आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, सामाजिक मिलजुल के कार्य करते हैं, राजनीतिक पहलू के बारे में भी, नैतिक कि वो सब व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करते हैं, और धार्मिक पहलुओं आदि को सभी को शामिल किया जाता है। इसमें जाति, लिंग आदि के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सहकारिता का सदस्य बन सकता है, सहकारिता संगठन का, और अपनी इच्छा से उसको छोड़ सकता है। तो जो सहकारिता होते हैं उसके द्वारा जो मानव है उसका सर्वांगीण विकास होता है। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगती है, कंट्रोल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, क्योंकि सहकारिता में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगती है। इसमें हर व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसकी कितनी भी पूंजी संगठन में लगी हो। साम्यवाद की तरह आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण का तत्काल, इसमें साम्यवाद की तरह क्रांति लाकर आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को तत्काल अंत तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसमें निर्बल व्यक्ति जो होते हैं उनको ऊंचा उठाया जाता है, उनके उच्च रहन सहन स्तर में सुधार किया जाता है। इसमें शोषित वर्ग संगठित होकर, जैसे लेबर है अपने यूनियन बना लेते हैं, शोषक वर्ग के भय से मुक्त हो जाता है। तो इससे आर्थिक जो साधन है उनका समान वितरण में सहयोग मिलती है। हर व्यक्ति को अधिकार होता है, पूंजी एक वोट डालने का अधिकार होता है। पूंजी चाहे उसने कितनी भी पूंजी लगाई हो, और उसको जो पूंजी पर जो लाभ संस्था के द्वारा कमाया जाता है, आर्थिक संगठन में जो लाभ कमाया जाता है, वो सभी व्यक्तियों में उनके कार्य के आधार पर, उनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन के आधार पर बांटा जाता है। तो इसमें और सभी को व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो संगठन के कार्य में जो सहकारिता संगठन है उसके कार्य में सहयोग करें और अपना योगदान दें। तो आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगती है। न्यायपूर्ण वितरण, जैसे मैंने आपको बताया कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा भावना होता है। तो इसमें जो उसके सदस्य होते हैं, उपभोक्ता संगठन जैसे बनाया जाता है सहकारिता संगठन, तो उसमें सदस्यों को उचित मूल्य पर वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार सहकारी साख समितियां हैं जिसके अंतर्गत जो भी उसके सदस्य होते हैं उनको साख जो है उचित ब्याज पर प्राप्त होती है। और सहकारिता समिति में जो भी लाभ और शेष होता है उसका वितरण, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके कार्य के अनुसार, सदस्यों के व्यवहार अनुसार और कार्य के अनुसार उनमें बांटा जाता है। तो इस प्रकार सहकारिता न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देती है। शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा या अवांछनीय तरीकों को नहीं अपनाया जाता। केवल शोषण के विरुद्ध इसमें लोग जो दुर्बल और जो शोषित व्यक्ति होते हैं वो एक अपना संगठन बना लेते हैं और मिलजुल कर संगठित होकर अपने जो आर्थिक हित हैं उनकी पूर्ति करते हैं।
शोषण के भय से मुक्ति मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूंजीवाद है उसमें शोषण पूंजीपतियों के द्वारा जो श्रमिकों का शोषण का भय रहता है, उपभोक्ताओं से भी अगर ज़्यादा मोनोपोली है, एकाधिकार है, तो उपभोक्ताओं का भी शोषण होता है। तो इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता होते हैं वो एक अपना जैसे सहकारी समिति बना लेते हैं, उपभोक्ता सहकारी समिति, जिसमें भंडार है, जिसमें कि उपभोक्ता सहकारी भंडार, जैसे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती है। तो इसमें शोषण से जो मुक्ति है, इसी प्रकार लेबर जो है, कृषक भी अपना एक संगठन बना लेते हैं। कृषि साख समितियां बनी हुई हैं, साख समितियां गांव में, जिससे कि किसानों को उचित मूल्य पर उचित ब्याज पर उनको पूंजी प्राप्त होती है, ऋण प्राप्त हो जाता है और साहूकारों के चंगुल से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार शोषण से मुक्ति प्राप्त होती है सहकारिता के द्वारा। प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, एक मत देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार उनसे प्रजातंत्रीय भावना का विकास होता है। आत्म सहायता तथा पारस्परिक सहायता, सहकारिता में सब व्यक्ति मिलजुल कर एक कार्य करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं और उसके अंतर्गत जो है वो एक दूसरे की सहायता करते हुए स्वयं की सहायता करते हैं। सामाजिक कल्याण पर बल दिया जाता है, इसमें सेवा भावना उद्देश्य होता है, लाभ कमाना नहीं होता। तो सामाजिक कल्याण पर बल दिया जाता है, इसमें एक व्यक्ति की भलाई को ध्यान में नहीं रखते बल्कि संपूर्ण समाज का विकास किया जाता है और लाभ का वितरण, जैसे मैंने आपको बताया, कि नियोजित तरीके से किया जाता है। सहकारिता मध्य मार्ग है पूंजीवाद और समाजवाद के बीच। जैसे आपको तो ये एक तरीके से सहकारिता में जो पूंजीवाद की जो कमी है, जैसे शोषण है या वहाँ पर जो सब चालित होते हैं वो उस पर नियंत्रण रखता है, और समाजवाद की तरह इसमें राज्य नियंत्रण भी नहीं होता, राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी नहीं होता है। अवसर की समानता होती है, सभी व्यक्ति इसमें जो व्यक्ति हैं उनको समान आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं और वो अपना विकास कर सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार होता है। सहकारी संस्थाएं जो होती है इसमें मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हितों की रक्षा होती है। जो उत्पादक है, सपोज किसान है, उनको सस्ती साख मिलती है, उनको सस्ती व उचित मूल्य पर कृषि संबंधित वस्तुएं जो बीज, खाद आदि प्राप्त हो जाते हैं, लागत भी उनकी कम आती है। और समितियां जो है सदस्यों की उपज का श्रेणीकरण भी करती है, प्रोसेसिंग सहकारी समितियां भी हैं जो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग भी करती है। इस प्रकार सहकारिता के द्वारा कृषकों की आय बढ़ती है, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। मतलब ग्रामीण विकास में विशेषकर कृषि के उसमें सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सहकारी संस्थाएं विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिससे कि राष्ट्रीय आय में उनका योगदान बढ़ता है। सहकारिता कृषि, उद्योग, व्यापार, गृह निर्माण, सेवा सभी प्रकार की क्रियाओं में योगदान दे रही है और देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ रहा है। आर्थिक नियोजन की सफलता, सरकार आजकल जो सरकार है वो भी सहकारी समितियां सरकारी समितियों के माध्यम से अपनी योजनाएं गांव तक पहुंचा रही है। भारत में जो ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों का विशेष योगदान रहे हैं और भारत में विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में सहकारिता को प्राप्त महत्व भी दिया जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के लिए अलग अलग वित्त व्यवस्था की जाती है। तो आर्थिक नियोजन जितना ग्रामीण विकास होगा, सहकारिता का विकास होगा, आर्थिक नियोजन उतना ही सफल माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति जो सहकारिता है वो भारत में ही नहीं विश्वव्यापी आंदोलन है, हर देश में इस आंदोलन को अपनाया गया है। सहकारिता की विचारधारा जो है विश्व बंधु शांति व सहयोग का पर आधारित है, उसका पाठ पढ़ाया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व साथ मिलकर कार्य करने की भावना का विकास हुआ है। रोजगार वृद्धि में सहायक, सहकारिता एक आर्थिक आंदोलन है, इसके द्वारा सहकारिता अनेक क्षेत्रों में रोजगार मिलते हैं। जो सीमित साधन है वो व्यक्ति मिलकर, जिनके सीमित साधन है, मिलकर अपने साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन कार्य प्रारंभ करते हैं, इससे व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होता है। सहकारी जो समितियां हैं वो ग्रामीण बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, उन बच्चों को उत्पादन कार्यों में लगाती हैं और उससे व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार सहकारिता जो है वो एक जो है वो देश के विकास में और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सहकारिता के अगर हम लाभ देखें तो सहकारिता के आर्थिक लाभ है, इसमें लाभ के स्थान पर सेवा भावना मुख्य उद्देश्य होता है। न्यायपूर्ण वितरण होता है लाभ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दोहरा लाभ होता है, एक तो जो उसके सदस्य होते हैं उनको उचित लाभांश प्राप्त होता है और उनके कार्यों के अनुसार उनको लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, वस्तुएं भी उन्हें उचित और सस्ते मूल्य पर प्राप्त होती है। शोषण से मुक्ति हो जाती है, उपभोक्ता को शोषण
जो उपभोक्ताओं को भी शोषण नहीं हो पाता है इसमें, और श्रमिकों को भी शोषण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडार के से जो उपभोक्ता है वो उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। एकाधिकार का अंत होता है। इसमें जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, अनेक व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं, अपने आर्थिक हित के लिए एक संगठन बनाते हैं, तो इसमें आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को पर रोक लगती है। मांग और पूर्ति में समन्वय करते हुए सहकारिता सामंजस्य स्थापित किया जाता है और उपभोक्ताओं को निरंतर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मांग के अनुरूप उचित वस्तुएं प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत जो ब्लैक मार्केटिंग है वो नहीं हो पाती है। सभी को वस्तुएं जो है उचित मूल्य पर समय पर उपलब्ध कराई जाती है। सस्ती साख प्रदान करना, सहकारी समिति अपने सदस्यों को सस्ती साख प्रदान करती है ताकि उनको साहूकारों से छुटकारा मिल सके। कृषि का विकास, कृषि के विकास में सहकारी समितियां, जैसे मैंने आपको बताया ही है, कृषि विशेष योगदान देती हैं। ये समितियां किसानों को अच्छे उर्वरक और बीज उपलब्ध कराती हैं, नए उपकरण विधियों से अवगत कराती है। सहकारी साख समितियों को अल्पकालीन साख प्रदान करती है। सहकारी विपणन समितियां जो है कृषकों के उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान मिले उनको उसकी व्यवस्था करती है। इस प्रकार सहकारिता कृषि विकास में और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रमिकों और मालिकों के में महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि इसमें कार्य जो है लाभ के आधार पर न करके सेवा के आधार पर किया जाता है और सभी के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है। सट्टे का अंत हो जाता है, मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और जो सट्टा जो होता है वस्तुओं में जो अनावश्यक वृद्धि है उसको रोका जा सकता है। पूंजी निर्माण में योगदान, जैसे मैंने आपको बताया कि सहकारिता गांव की जो छोटी छोटी बचतें होती हैं वो एकत्रित करके उनका निर्माण, उनको व्यवसाय में लगाती है, इससे पूंजी निर्माण होता है। लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, जो लघु और कुटीर उद्योग है वो सहकारिता आर्थिक संगठन के रूप में अच्छी तरीके से संचालित किए जाते हैं। सहकारी समितियों को कच्चे माल उचित मूल्य में मिल जाता है, साथ ही साख सुविधाएं और बिक्री सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का विकास होता है। मूल्य पर नियंत्रण, सट्टे की वजह से मैंने आपको बताया कि सट्टे का अंत हो जाता है। मांग और पूर्ति में जो है संतुलन स्थापित किया जाता है। सही नाप तोल तथा उचित वस्तु की उचित कीमत, शुद्ध वस्तुएं उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। उपभोक्ता शोषण से बच जाता है। रोजगार में सहायक, सहकारिता कृषि उद्योग व्यापार में उन्नति करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान होता है। संचय व कालाबाजारी पर रोक लगती है, क्योंकि बाजार में जो वस्तु की जो कृत्रिम कमी ना दिखाकर ऊंची कीमत वसूल करने का प्रयास करती हैं बाकी जो व्यावसायिक संस्थाएं। लेकिन सहकारिता में ऐसी व्यवस्था होती है कि जिससे कि पूंजी और जिससे मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करते हुए सट्टे पर रोक लगाकर संचय व कालाबाजारी पर रोक लगाई जाती है। उत्पादन में वृद्धि होती है। सहकारिता आर्थिक साधन, तकनीकी ज्ञान और नवीन औजार व विधियां अपनाती है। कृषि के क्षेत्र में भी नई नई तकनीक और औजारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उत्पादन जो है वो उत्पादन बढ़ता है और कम कीमत पर अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रयास करती हैं सहकारी संस्थाएं। संतुलित विकास, जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती, जहाँ निजी क्षेत्र इंटरेस्टेड नहीं होते, जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ पर सहकारिता स्वयं उद्योग लगाकर संतुलित विकास कर सकती है। इससे कृषक, छोटे व्यापारी और जो कुटीर और लघु उद्योग को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे देश का संतुलित विकास होता है। बस्तों को प्रोत्साहन, मैंने आपको बताया ही है, पूंजी निर्माण होता है और लोगों को बस्तों को प्रोत्साहन मिलता है। लोगों की छोटी छोटी बस्तों को पूंजी निवेश किया जाता है तो लोग भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उनमें मितव्ययता की आदत पड़ती है। आर्थिक विकास, सहकारिता आर्थिक विकास की गति प्रदान करती है, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके और कृषि औद्योगिक क्षेत्र का विकास के द्वारा इसमें सहकारिता जो है आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। बैंकिंग विकास, सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक समितियां ग्रामीण जनता को ऋण देती हैं, उनकी बचतें जमा करती हैं, जिससे जनता में बैंकिंग की आदत का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार होता है। इससे कृषि, ग्रामीण उद्योग, व्यापार, रोजगार के अवसरों में भी ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये तो सहकारिता के आर्थिक लाभ थे। इसके अलावा सहकारिता के सामाजिक लाभ भी होते हैं, क्योंकि सहकारिता जो है वो समानता लाने का प्रयास करती है। इसमें समानता को ध्यान में रखा जाता है। हर व्यक्ति को जो है कार्य, जो सत्ता का जो केंद्रीकरण उसको रोका जाता है और हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि वो हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है। और निर्णय लेने भी हर एक व्यक्ति को अपनी पूंजी के आधार पर न निर्णय लेके एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य जो कमजोर वर्ग है उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना और समाज में जो वर्ग संघर्ष है अमीर और गरीब में
पूंजीपति और श्रमिकों में उसको ख़त्म करना, आपस में सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित करना सहकारिता के मुख्य लक्ष्य हैं। और इसलिए सहकारिता से समान अवसर सबको विकास के और उन्नति के सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसे मालिक और श्रमिकों के मध्य जो तनाव है वो भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार सहकारिता पारस्परिक सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास होता है। सहकारिता के द्वारा सामूहिक अधिकार जो होते हैं सभी कुछ ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होती सत्ता, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें जो लाभ है एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर सभी उसके पास सभी को इसमें जो है सभी को समान अधिकार दिया जाता है। जीवन स्तर ऊंचा उठता है, गरीब व्यक्तियों का उनकी इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है और उससे सामाजिक जो जीवन स्तर में उन्नत करने में उनको सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय का समान वितरण, निर्धन व कमजोर वर्ग जो है उससे लाभान्वित होते हैं इससे सहकारिता के द्वारा। और सहकारिता में लाभ का क्योंकि उचित वितरण किया जाता है, शोषण का अंत हो जाता है। पूंजीवादी जो है और जो शोषण व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था में उसका सहकारिता के द्वारा अंत होता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया ही सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। स्वार्थ की भावना का इसमें त्याग किया जाता है, निस्वार्थ की भावना से और सेवा भावना से सहकारिता में कार्य होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, धन आय और जो विकास के समान अवसर सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। जागरूकता उत्पन्न होती है सदस्यों में अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति और ताकि और वे अच्छे और योग्य नागरिक बनने की शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। दुर्बलों की सुरक्षा, क्योंकि सहकारिता मुख्य रूप से कमजोर और दुर्बल आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का ही समूह होता है, तो सहकारिता जो होती है उनको संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहकारिता के राजनीतिक लाभ भी है। सहकारिता क्योंकि लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने हर सदस्य के कोई मतभेद भी नहीं किया जाता सदस्यों में उनकी जाति, लिंग और धर्म के आधार पर, तो उनको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और यही एक लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है। तो इस प्रकार सहकारिता जो है वो लोगों में आपस में परस्पर उत्तरदायित्व वहन करने की शिक्षा प्रदान करती है। तो सहकारिता के द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत होती है। सहकारिता के नैतिक व धार्मिक लाभ भी है। सहकारिता में सब सेवा भावना से कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करती है। निर्बल जो व्यक्ति है उनका ये संगठन होता है, उनके प्रति दया सहयोग दिखाई जाता है और विश्वास पर यह आधारित होता है। और उसमें जाति धर्म जैसे मैं बताया कि पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस प्रकार सहकारिता जो है वो नैतिकता का विकास भी होता है सहकारिता द्वारा। और सहकारिता के शिक्षात्मक लाभ भी है। सहकारिता में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसमें अलग से व्यवस्था की जाती है, सदस्यों को शिक्षित करने के लिए भी अलग से वित्तीय व्यवस्था की जाती है। निर्बल व्यक्ति क्योंकि संगठित होकर अपने एक संगठन बनाते हैं, उनको सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना विकसित की जाती है और उनको शिक्षित किया जाता है कि वो किस प्रकार अपना विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सहकारिता है वो आर्थिक मतलब जो सदस्य हैं उनके संपूर्ण विकास में उनको सामाजिक रूप से राजनीतिक, नैतिक और शिक्षात्मक लाभ सदस्यों को प्राप्त होते हैं। सहकारिता की कुछ कमियां दोष भी है। तो कई सहकारिता अगर सहकारिता को ढंग से लागू किया जाए और हर व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करे तो सहकारिता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन सहकारिता ग्रामीण विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई है वहाँ भी पूर्ण रूप से भूमिका नहीं निभा पाई है क्योंकि इसके कुछ कारण है। एक तो जो सहकारिता है उसका व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कुछ व्यक्ति गांव में प्रभावशाली होते हैं तो इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करते हैं और निर्बल व असहाय लोगों को जिनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए उनको उसकी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। साधनों का भी अवांछित प्रयोग होता है। जो साधन होते हैं इसके सहकारिता संगठन के उसको कुछ प्रभावशाली व्यक्ति उनका दुरुपयोग करते हैं और उसको अनुत्पादक कार्यों में वे कर देते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जितना लाभ इसको सहकारिता का मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा क्योंकि सहकारिता में जो काम करते हैं व्यक्ति सदस्य होते हैं उनकी ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण और शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो अकुशल होते हैं और उस पर राष्ट्रीय उत्पादन उनका कम हो पाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादन
जो है वो कम योगदान दे पाते हैं। अकुशल प्रबंध व्यवस्था है, किसी भी विकास को करने के लिए प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों को होना आवश्यक है सहकारिता में, जबकि कुशल प्रबंध व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। सहकारिता एक सार्वजनिक संस्थान समझा जाता है कि ये सरकारी है, लोग उत्तरदायित्व एक किसी एक का ना होकर सब सोचते हैं कि इसके लिए कोई भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि इसमें लाभ या हानि का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। तो इसलिए प्रबंधक भी निजी प्रबंधकों की तरह कुशल नहीं होते, और कई बार व्यक्ति भी बेईमानी करते हैं, मेहनत और लगन से कार्य नहीं करते। और कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो जो लीडर होते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो कमज़ोर व गरीब व्यक्तियों को जो है उनका लाभ भी खुद ही हजम कर जाते हैं। इससे सहकारिता की साख है जो उसको धक्का लगा, उसकी लोकप्रियता कम हो रही है। और सीमित सदस्यता होती है, देश के लगभग 70% गाँव में सहकारी समितियाँ स्थापित हो चुकी है, फिर भी इसकी जो सेवाएं हैं उसका लाभ बहुत कम व्यक्ति उठा पाते हैं, क्योंकि गरीब व अशिक्षित व्यक्ति को अज्ञानता के कारण इसके सदस्य बनने से वो डरते हैं, और इसका जो लाभ है वो जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो ही इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत छोटा आकार होता है सहकारिता का, पर क्योंकि साधन की कमी के कारण, तो सहकारिता जो छोटा आकार होने के कारण इसका विकास नहीं हो पाया है। योग्य नेतृत्व का अभाव, जैसे मैंने आपको बताया ना, सहकारिता में योग्य ईमानदार व चरित्रवान नेतृत्व का अभाव रहता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो प्रभावशाली और स्वार्थी व्यक्ति है इसका नेतृत्व करते हैं और उसको अपने हितों के लिए, निजी हितों के लिए इसको प्रयोग करते हैं। सरकारी सहयोग, सरकारी आंदोलन के विकास में सरकारी सहयोग को तो नहीं भुलाया जा सकता, सरकारी सहयोग होना, क्योंकि सरकार का सहयोग इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन अत्यधिक सरकारी सहयोग भी नहीं होना चाहिए कि इससे सरकार का उस पर जो है वो नियंत्रण बढ़ जाता है और ये उसके अधीन हो जाते हैं। तो सरकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य, क्योंकि समाजवाद का ये बीच का मार्ग है, इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, तो इसमें सरकारी ऋण या सहायता तो प्राप्त हो, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से सरकारी जो संगठन है वो पूर्ण रूप से उन पर निर्भर नहीं होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। सरकारी संगठन जो अपने विकास के लिए सरकार की जो सहायता है उस पर निर्भर रहते हैं, तो जिसकी वजह उनका प्रबंध भी अकुशल होने के कारण उनको लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे, तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। और सरकार के द्वारा चुने हुए, जो सरकार कभी चुने सदस्यों को हटाकर उसमें अपने सरकारी अधिकारियों को भी नियुक्त करती थी। जो सहकारिता का जो ऐच्छिक संगठन जो है स्वतंत्रता है उसका हनन होता है। अगर इन दोष व कमियों को दूर किया जाए करके व्यक्तियों की जो सहकारिता समिति के जो व्यक्ति हैं वो निजी स्वार्थ को भूल के सामूहिक हितों को ध्यान में रखे और जो साधन है उनको उत्पादक कार्य में प्रयोग करें और एक कुशल प्रबंध व्यवस्था के द्वारा सहकारिता का विकास प्रॉपर विकास किया जा सकता है और सहकारिता देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। थैंक यू।